कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक ताकतवर आदमी फिनिश्ड और उसके चेले को। इस वक्त ये दोनों जंगल में एक बहुत बड़े सुअर को पकड़ने जा रहे थे जो लोगों की फसलों को बर्बाद कर रहा था। गांव वाले उससे बहुत तंग थे। अब इन गांव वालों के सामने भी फिनिक्स नहीं डरा। अब उसने गांव वालों से कहा कि वो सब मुझे हीरो मानते हैं। उसने कहा अगर उसने इस सुअर को पकड़ लिया तो भाई लड़के दीवानी हो जाएंगे मेरी, और मैं बारी बारी सबके गुल्लक पीटूंगा भाई। अब उसने हथियार उठाया और सुअर पर हमला कर दिया, लेकिन इन छोटे हमलों से सुअर पर कोई असर नहीं हुआ। फिनिक्स की सहायता के लिए एंडी ने भी उस पर हमला बोल दिया, लेकिन उसका हथियार सुअर की नाक में चला गया और उसकी नींद खुल गई। अब सुअर गुस्से में आ गया और एंडी की ओर बढ़ने लगा। तभी फिनिक्स उसके आगे आ गया उसे रोकने के लिए। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो उस ताकतवर जानवर को नहीं रोक पाया। उस सुअर ने थोड़ी सी जान लगाकर फिनिक्स को आसमान में उछाल दिया और आखिर वो नीचे आकर उस सुअर के ऊपर ही गिर गया। सुअर को काबू में लाने के लिए एंडी ने फिनिक्स की ओर एक रस्सी फेंकी। जैसे ही फिनिक्स ने रस्सी पकड़ी वो सुअर हवा में उड़ने लगा। फिनिक्स ने उस रस्सी को सुअर के दोनों पंखों और उसके सर में बांध दिया और इससे वो सुअर फिनिक्स के काबू में आ गया और फिनिक्स उसे अपने हिसाब से उड़ाने लगा। जल्दी ही वो उसे उड़ाते हुए गांव में ले गया। जब गांव वालों ने देखा कि इतने बड़े जानवर को फिनिक्स अपने इशारों पर नचा रहा है तो सब लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगे। अब इन्हीं के बीच एक बाबा यागा नाम की एक जादूगरनी भी है। उसने कहा अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो साबित करके दिखाओ। उसने कहा कि उसके घर के आगे एक बड़ा पत्थर पानी को रोक रहा है और उसने फिनिक्स को वो पत्थर हटाने की चुनौती दी। फिनिक्स ने उससे कहा कि मैं बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर चुका हूँ, मैं पत्थर तो हटा दूंगा लेकिन गुल्लक का जुगाड़ करवा दो। अब उसने कहा कि जादूगरनी ने मुझे सिर्फ ये इतना छोटा सा चैलेंज दिया है, और वो उसे अपनी महानता के किस्से सुनाने लगा। अब उस जादूगरनी ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मैं कैसे मान लूं। ये सुनकर अब सब लोग हंस पड़े। फिनिक्स गुस्से में अपने घर चला गया। फिनिक्स को उस जादूगरनी पर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि गाँव वाले उसकी अब मजाक बना रहे थे। वो अपनी ताकत को सबके सामने साबित करना चाहता था, जिससे लोग उसकी फिर से भाई भाई करने लगे। एंडी ने कहा कि तुम अपनी प्रसिद्धि फिर से पा सकते हो। वो जो सामने टावर देख रहे हो ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है और उसने एक लड़की को अपने बस में कर रखा है। वो लड़की एक राजकुमारी है। अगर तुमने उस राक्षस को मारकर उस लड़की को आजाद कर दिया तो तुम्हारी पूरी दुनिया में नाम गुंजेगा। अब फिनिक्स ने तय कर लिया कि वो इस राक्षस से जरूर लड़ेगा। रात होते ही फिनिक्स और एंडी उस टावर की ओर निकल पड़े। फिर उसने देखा कि यहाँ पहले से ही कुछ योद्धा उस राक्षस को हराने आए थे। वो लोग यहाँ पर मशहूर होने के लिए नहीं बल्कि उस राजकुमारी से शादी करने के लिए आए हैं। अब उन्होंने फिनिक्स से पूछा कि अगर उन्होंने मिलकर राजकुमारी को हरा दिया तो राजकुमारी होगी किसकी। अब उसने उनसे कहा कि इस राजकुमारी को तुम रख लेना, लेकिन भाई इसकी गुल्लक तो मैं फोड़ूंगा। तब जाकर फिनिक्स ने एंडी से कहा कि वो इस राक्षस को अकेले मारना चाहता है, इसलिए वो सुबह का इंतजार नहीं करेगा। और ऐसा कहते ही वो टावर के अंदर खिड़की से चला गया। वहाँ पहुँचते ही वो खूबसूरत राजकुमारी मिली। उसने फिनिक्स से कहा क्या तुम भी मरने के लिए आए हो? तब उसने कहा कि मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। ये सुनकर वो लड़की भाग के अंदर जाने लगी। उसे रोकने के लिए फिनिक्स ने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी ने फिनिक्स से अपना हाथ छुड़ाया और एक पिलर के पीछे चली गई। अब पिलर के पीछे से एक सांप ने फिनिक्स पर हमला कर दिया। अब फिनिक्स सांप से लड़ने लगा। अब फिनिक्स को समझ आया कि ये कोई आम सांप नहीं है बल्कि वो तो एक राक्षस की पूंछ है जिससे वो लड़ने आया है। ये देखकर उसने उस राक्षस पर काफी हमले किए। जब उसका कोई बार काम नहीं आया तो उसने उस राक्षस की पूंछ पकड़ ली और अपनी पूरी ताकत से सांप के मुंह को चीरने लगा। लेकिन जैसे ही फिनिक्स ने उसका मुंह अपने हाथों से खोला उसने फिनिक्स की आंखों में थूक दिया। अब फिनिक्स को नजर आना बंद हो चुका था। वो अंधा हो गया। अब अंधा होने पर भी फिनिक्स ने हार नहीं मानी। अब फिनिक्स ने दोबारा उस राक्षस पर हमला किया, लेकिन वो राक्षस गायब हो चुका था। फिर उसने इतने हमले किए कि वो टावर ही टूट गया। अब टावर के टूटने से सारे योद्धा भी जाग चुके थे। इसके बाद वो टावर से गिरे मलबे के पास आए। उन लोगों को ना राजकुमारी दिखी और ना ही वो राक्षस। उन लोगों को उस मलबे के नीचे दबा हुआ फिनिक्स दिखा जो धीरे धीरे उठ रहा था। अब एंडी को पता चला कि फिनिक्स अपनी आंखें खो चुका है। अब वो उसे वहाँ से उठाकर उसके घर ले गया। फिनिक्स अपनी आंखों को खोकर काफी गुस्से में लग रहा था। अब वो काफी चिड़चिड़ा भी हो चुका था। उसकी हालत एंडी से देखी नहीं गई और एंडी उसकी मदद के लिए बाबा यागा के पास गया। उसने बाबा यागा को सब कुछ बताया कि फिनिक्स के साथ आखिर हुआ क्या था, लेकिन बाबा यागा ने उसकी मदद करने के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि जब वो मुसीबत में थी तो फिनिक्स ने भी तो उसकी मदद नहीं की थी। ये बात जब फिनिक्स को पता चली तो वो काफी उदास हो गया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अब एंडी ने भी फिनिक्स के पास आना बंद कर दिया था। वो अपने सारे काम बहुत मुश्किल से कर पाता। बाहर जाकर खाने पीने का सामान खरीद कर लाता, लेकिन बच्चे उसके फल चुरा लेते और उसके पैसे भी खत्म होने वाले थे। बीतते समय के साथ फिनिक्स के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। नौबत यहाँ तक आ गई कि फिनिक्स बाजार के सड़े गले फल
खाने लगा। अब ऐसे ही जब उसे एक दिन सड़ा गला फल भी नहीं मिला और वो अपनी टोकरी लेकर के बाजार में बैठा रहा। एक दिन बाबा यागा वहाँ से गुजर रही थी और उसने फिनिक्स को देखा। अब उसने अपनी टोकरी में से खाने का सामान फिनिक्स की टोकरी में डाल दिया। इससे पहले कि ये दोनों कुछ बात करते, गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। ये लुटेरे गांव के लोगों को मारने लगे। फिनिक्स को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसे पता चल चुका था गांव पर हमला हो चुका है। जैसे ही लुटेरे उसके पास आए तो उसने आवाज सुनकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ना दिखने के बावजूद भी वो उनसे काफी अच्छे तरीके से लड़ रहा था। एक डाकू ने फिनिक्स पर रस्सी से हमला किया, लेकिन उसने उस रस्सी के जरिए उस डाकू को ही नीचे खींच लिया। लेकिन कुछ डाकुओं ने उस पर पीछे से हमला किया, जिससे फिनिक्स वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक शिप में था। उसके गर्दन और उसके हाथों को एक लकड़ी में बांधा गया था। इस जहाज में बाबा यागा और गांव के काफी सारे लोग थे और उन्होंने देखा कि एंडी भी यहाँ है और जहाज वहाँ पर आजाद घूम रहा था। अब बाबा यागा ने पूछा कि तुम आजाद कैसे घूम रहे हो? अब उसने कहा कि मैंने इन डाकुओं को यकीन दिला दिया है कि मैं भाई साहब तुम्हारी तरफ हूँ, और उसने कहा कि मैं उन डाकुओं के लिए उन पर गाँव वालों पर नजर रख सकता हूँ। एंडी के पास एक सोने का चिराग है जो उसने डाकुओं से चुराया था। उसने कहा कि वो इस चिराग को बेचकर खूब पैसे बनाएगा। जैसे ही एंडी ने इस चिराग को रगड़कर साफ किया, उसमें से एक जिन बाहर निकल गया और उसे देखकर सब घबरा गए, यहाँ तक कि एंडी भी घबरा गया। इतना शोर सुनकर वहाँ पर एक डाकू आ गया, लेकिन इस जिन ने उस डाकू को मारकर ऊपर फेंक दिया। जब जिन एंडी के पास गया उसकी ख्वाहिश पूछने, तो उसने कह दिया कि भाई साहब तुम फिर से इसमें चले जाओ, और फिर वो जिन दोबारा से उस चिराग में चला गया। अब ऊपर से एक डाकू आया और एंडी के गले पर तलवार रख उससे वो चिराग वापस ले लिया। अब कुछ ही देर में ये जहाज चल करके अरेबिया पहुंच चुका था। वहाँ पर गांव के सारे लोगों को गुलाम के तौर पर बेचने के लिए खड़ा कर दिया गया। अब वहाँ पर एक नकाबपोश इंसान आया जिसने फिनिक्स और बाबा यागा को खरीद लिया। वो उन्हें अपने महल में ले गया। महल में पहुंचते ही वो लोग इतना बड़ा महल देखकर हैरान हो गए। इस महल में रोबोट काम कर रहे थे। हालांकि ये बहुत पुराना जमाना है, लेकिन इस जमाने में इतनी नई टेक्नोलॉजी देखकर वो काफी हैरान हो गए। अब उस आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसने कहा कि तुम हैरान मत हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये सारे रोबोट उसी ने ही बनाए हैं। उस आदमी ने बताया कि उसने बहुत सारी मशीनें बनाई हैं जिससे कि इंसानों का काम आसान हो सके। अब फिनिक्स ने इस इंसान को अपनी कहानी बताई कि कैसे वो पहले एक ताकतवर इंसान हुआ करता था और अंधा होने के बाद कैसे उसकी जिंदगी नर्क में बदल गई। साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने तुम्हारे और बाबा यागा के बारे में काफी सुना है, क्योंकि ये इंसान गुलामों को खरीद करके उन्हें रिहा कर देता है। अब खाने का वक्त हो चुका था। साइंटिस्ट ने ताली बजाकर अपने रोबोट को खाना खाने के लिए बुलाया। ये देख करके सारे लोग काफी इंप्रेस हो गए थे। इन सबको लगने लगा कि ये कोई जादू है, लेकिन साइंटिस्ट ने उनसे कहा कि ये कोई जादू वादू नहीं है, मैं पिछले 500 सालों से इन पर काम कर रहा हूँ। ये सुनकर यागा काफी हैरान हो गई और उसने उससे कहा कि तुम 500 सालों से इतना जवान कैसे हो? इस पर साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने एक ऐसा केमिकल तैयार किया था जिससे इंसान की उम्र रुक जाती है। अब वो तीनों को अपनी लैब दिखाने ले गया। वहाँ जाकर फिनिक्स ने पूछा कि तुमने केमिकल आखिर तैयार कैसे किए हैं और क्या उसे पीकर मेरी आंखें वापस आ सकती हैं? साइंटिस्ट ने कहा कि उससे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। उसने फिनिक्स को एक चश्मा पहनाया जिससे फिनिक्स को सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। साइंटिस्ट का मानना था कि साइंस की मदद से कोई भी चमत्कार किया जा सकता है और जो लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं वो लोग दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं। अब उसने चिराग निकाल लिया जो उसने लुटेरों से खरीदा था। अब साइंटिस्ट रुका नहीं, उसने चिराग को घिसना शुरू कर दिया और उसमें से जिन बाहर निकल गया। अब उसने अपनी मशीन चला दी जिसने जिन को अपने अंदर खींच लिया। उसके बाद उसने कहा कि देखा, मेरे आविष्कार ने कैसे एक जिन को खत्म कर दिया। उसी रात साइंटिस्ट को पता चला कि पास की पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है और वो आम आदमियों को नुकसान पहुंचा रहा है। साइंटिस्ट ने कहा कि उसे तो पकड़ना ही होगा। जब फिनिक्स को ये बात पता चली कि वो राक्षस एक शेर जैसा है और उसकी पूंछ सांप जैसी, तो वो फौरन समझ गया कि ये वही राक्षस है जिसने मुझे अंधा किया था। फिनिक्स ने साइंटिस्ट से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे उस राक्षस से बदला लेना है, लेकिन साइंटिस्ट उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए फिनिक्स ने कहा कि आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी आपकी मदद करूंगा। इसके बाद साइंटिस्ट ने फिनिक्स को एक गैजेट दिया जिसे अगर राक्षस के पास रखा जाए तो राक्षस उसमें खुद ही कैद हो जाएगा। रात को बाबा यागा उस साइंटिस्ट की लैब में घुस गई। अब वो साइंटिस्ट के उस केमिकल को पीना चाहती थी जिससे वो खुद जवान हो सके, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे पकड़ लिया और उसने कहा अगर तुम राक्षस को लाने में कामयाब हो तो मैं तुम्हें ये जरूर दूंगा। अगले दिन वो जब सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए तो उसने उन्हें अपना एक एयरशिप दिखाया जिसकी मदद से वो वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच सकते थे। और उसने उन सबसे कहा कि मुझे वो राक्षस
जिंदा चाहिए। उस साइंटिस्ट ने फिनिक्स के हथियार को भी बहुत बेहतरीन बना दिया था। उसमें एक बटन था जिसकी मदद से वो सब किया जा सकता है जो किसी आम हथियार से नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने उस उड़न तस्तरी में बैठकर अपना सफर करना शुरू कर दिया। अब वो जल्दी उस पहाड़ी पर पहुंच गए जहाँ पर राक्षस रहता था। अब आखिरकार फिनिक्स को उस राक्षस के पांव के निशान मिल गए। वो निशान एक गुफा के अंदर जा रहे थे। फिनिक्स ने साइंटिस्ट की मशीन उस गुफा के बाहर रख दी। फिनिक्स जानता था कि उस राक्षस को मारना नहीं है लेकिन उसे कैद करना है, इसलिए वो आराम से अंदर गया और उस राक्षस को ललकारने लगा। और उस राक्षस को ललकारने के बाद वो अचानक से बाहर आने लगा और अचानक बाहर निकलते के साथ ही वो एक पेड़ से टकरा गया और बेहोश हो गया। अब राक्षस भी गुफा से बाहर निकल आया। इससे पहले कि वो राक्षस फिनिक्स को कुछ नुकसान पहुंचाता, बाबा यागा ने वो दरवाजा खोल दिया। अब उस मशीन से बहुत सारी चैन बाहर आई और उस राक्षस को अपने अंदर ले गई। फिर यागा ने उसका लीवर दोबारा से दबा दिया जिससे वो मशीन अपने आप बंद हो गई। अब कुछ ही देर में फिनिक्स को होश आ चुका था और फिर वो वहाँ से उस साइंटिस्ट के पास में निकलने लगे। सफर बहुत लंबा था इसलिए वो लोग रास्ते में ही बीच में आराम करने लगे। रात को पिंजरे से एक लड़की की आवाजें आने लगी। वो पिंजरे को खोलने लगा। बाबा यागा ने उसे ऐसा करने से मना भी किया लेकिन वो नहीं रुका। जब पिंजरा खुला तो अंदर वही राजकुमारी थी जो टावर के अंदर फिनिक्स को मिली थी। अब बाबा यागा ने कहा कि असल में राजकुमारी ही वो ड्रैगन है और जिसे बाहर निकालना काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिनिक्स उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था क्योंकि शहजादी पर उसका दिल आ गया और जैसे ही फिनिक्स ने उस राजकुमारी की तरफ हाथ बढ़ाया तो बाबा यागा ने उसे वहीं पर धक्का दे दिया और पिंजरे को बंद कर दिया। अब राजकुमारी ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ा है क्योंकि मुझ पर एक श्राप है। अगर कोई भी आदमी अगर मुझे छुएगा तो वो राक्षस में बदल जाएगी। राजकुमारी ने कहा कि मैं बुरी नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं तब तक किसी का कुछ नहीं कहती जब तक इंसान मुझ पर हमला न करें और मैं तो यहाँ पर पहाड़ों में अकेली रहती हूँ ताकि कोई मुझे परेशान न कर सके, लेकिन इंसान यहाँ भी मुझे नहीं जीने देते। इसके बाद हमने देखा कि साइंटिस्ट ने एक किसान की बिल्ली चुरा ली थी। अब किसान उस साइंटिस्ट से भीख मांगने लगा कि ये बिल्ली किसी का नुकसान थोड़ी न कर रही है। दरअसल उस बिल्ली का राज ये है कि उसकी पूंछ से रात को लाइट निकलती है और उससे आसपास वहाँ पर रोशनी हो जाती। लेकिन साइंटिस्ट ने उस किसान की बात नहीं सुनी। उसने उस बिल्ली को अपनी मशीन के नीचे रख दिया और ये मशीन किसी भी चीज की जादुई शक्ति को अपने पास खींच लेती है और इसी तरह उस मशीन ने उस बिल्ली की जादुई ताकत खींच ली और उसे मार दिया। और उस मशीन ने उस बिल्ली के जादू को एक केमिकल में बदल दिया और उसे अपनी तिजोरी में रख दिया। वहाँ पर उस वैज्ञानिक ने काफी सारे केमिकल तैयार कर रखे थे। उधर राजकुमारी और फिनिक्स एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब बाबा यागा और एंडी इन दोनों को कैद करके उस साइंटिस्ट के पास ले जा रहे थे। ये लोग जब साइंटिस्ट के महल में पहुंचे तो दूर खड़े होकर के उसको देखने लगे और उन्होंने देखा कि उस साइंटिस्ट ने एक जादुई परिंदे का सारा जादू खींच लिया और उससे बने केमिकल्स को अपने रोबोट में डाल दिया। इसका मतलब ये था कि ये रोबोट्स कोई साइंस से नहीं बल्कि जादू से चल रहे थे और वो साइंटिस्ट उनसे झूठ बोल रहा था। इसके बाद बाबा यागा गुस्से में साइंटिस्ट के पास में पहुंच गई। उसने कहा कि तुम झूठे हो और ये रोबोट कोई आविष्कार नहीं है बल्कि जादू से चलने वाले एक पुतले हैं, जिसका मतलब है कि तुम्हारी उम्र भी जादू से लंबी हुई है। वो जादू जो उस साइंटिस्ट ने मासूम जानवरों को मार कर किया है। ये सुनकर उस साइंटिस्ट को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि कोई मेरा सच जान जाए वो जिंदा ही नहीं रह सकता। उसके बाद बाबा यागा और एंडी वहाँ से डर कर भागने लगे। बाबा यागा ने फिनिक्स और उस शहजादी को भी आजाद कर दिया था क्योंकि वो जान गई थी कि वो साइंटिस्ट इस राजकुमारी के साथ भी यही करेगा। अब वो राजकुमारी उस साइंटिस्ट को पहले से ही जानती है। उसने कहा कि ये साइंटिस्ट मेरे पीछे पहले से ही पड़ा हुआ है। अब उस साइंटिस्ट ने उन दोनों को पकड़ लिया और उन अपने सारे रोबोट्स को वहां पर बुला लिया जिससे कोई वहां से भाग ना पाए। अब उसने अपनी मशीन से राजकुमारी का जादू छीनने की कोशिश की। फिनिक्स ने उसे बचाने की काफी कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो रस्सियों से बंधा हुआ था। अब उसने दिमाग लगाया और राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया ताकि वो राक्षस में बदल सके। राक्षस बनते ही राजकुमारी ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और वहां से भाग गई। और मौका पाकर फिनिक्स और राजकुमारी भी वहां से बच निकले, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी उनके पीछे लग गए। बाबा यागा ने उनसे बचने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसकी सेना पर तरबूज के बीज फेंक दिए और तरबूज के बीज अचानक से तरबूज में बदल गए। अब उस साइंटिस्ट ने अपना बड़ा रोबोट निकाल लिया। वो किसी भी हालत में उनको वहां से जाने नहीं दे सकता था क्योंकि वो लोग इसकी सच्चाई जान चुके थे। अब उसके एक प्यादे ने कहा कि हमारे पास बहुत सारा केमिकल है और हमें इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं माना। जब वो बड़ा रोबोट धरती से बाहर निकला तो उसने पूरे महल को चकनाचूर कर दिया। अब वो साइंटिस्ट इन रोबोट में बैठकर उनका पीछा कर रहा था। अब वो इन सभी पर थूप के गोले बरसाने लगा। अब फिनिक्स ने कहा कि तुम इसका ध्यान भटकाओ और मैं इसके ऊपर चढ़कर इसको उल्टा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बार ये बड़ा सा टर्टल उल्टा हो गया तो सीधा नहीं हो सकता। जैसे ही वो
वो रोबोट यागा के सामने आया तो वो उसका जादू खींचने लगा, जिस वजह से यागा बहुत बूढ़ी लगने लगी थी। ये देखकर फिनिक्स को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन जब तक यागा उसका ध्यान भटका रही थी तो वो उसके अंदर चला गया। अब साइंटिस्ट ने ये सब देखा तो उसने टर्टल के हाथ फैला दिए ताकि फिनिक्स को वहां से नीचे गिरा सके। अब ऐसा करने से फिनिक्स तो बच गया, लेकिन उसका चश्मा गिर गया। अब फिनिक्स अपनी आंखों से अंधा हो चुका था। बाबा यागा ने जब ये सब देखा तो वो उसकी मदद करने लगी। अब उसे बताने लगी कि तुम्हें कैसे लड़ना है और कहां पर जाना है। अब अचानक वहां पर वही राजकुमारी आ गई और वो आकर के उस साइंटिस्ट के सामने लिपट गई। उसे देखकर साइंटिस्ट काफी डर चुका था। इसके बाद उसने टर्टल के गले में वो जंजीर बांध दी और उसे उल्टा करने की कोशिश करने लगे। अब जैसे ही कछुआ उल्टा हुआ तो उसका सारा जादुई केमिकल बाहर निकलने लगा। अब साइंटिस्ट ने अपने जादुई पंखों से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके जादुई पंखों ने काम करना बंद कर दिया और वो वहां से निकलकर नीचे गिर गया और उस जादुई केमिकल में डूबकर मारा गया। वहां फिनिक्स भी थककर बेहोश हो चुका था। राजकुमारी उसे वहां पर गिरा हुआ देखकर रोने लगी। उसे डर लग रहा था कि फिनिक्स को कुछ हो तो ना गया, क्योंकि वो उसे सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी। जैसे ही शहजादी के आंखों उस फिनिक्स की आंखों में गिरने लगे तभी उसे अचानक होश आ गया और साथ ही उसकी नजर भी वापस आ चुकी थी। फिनिक्स ने उस राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार किया और हमेशा उस राजकुमारी की दुग्गी पीटने का वादा किया। अब उस राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी दुग्गी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं उस श्राप के कारण तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब ऐसा सुनकर फिनिक्स उदास हो गया और अपने साथियों के साथ अपने गांव में आ गया, लेकिन अभी भी वो उस राजकुमारी की दुग्गी के ख्यालों में था। अब एक दिन बाबा यागा जवान होने के लिए केमिकल ढूंढ रही थी, तभी उसे राजकुमारी के ठीक करने का केमिकल मिल जाता है। अब वो दौड़ करके फिनिक्स के पास पहुंची और उसे कहा कि मैं उस राजकुमारी को ठीक कर सकती हूँ। उसने बताया कि ये श्राप राजकुमारी को जानबूझ करके दिया गया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब उनका अगला काम उस राजकुमारी के श्राप को हटाना था, लेकिन ये काम शायद मूवी के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई तो यार लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।